बोला नहीं तो भी मिल भी नहीं पाएगी, हम ले लेंगे। कल जाना है ना, कल जब जाएंगे कॉलेज तो मांगेंगे। क्लास हम आपको इसमें प्रोसेस एक बार फिर से मैसेज में टाइप कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए तो यू कैन ऑल्सो मेंशन योर अटेंडेंस, लेकिन एक बार हम ये मैसेज कर दें उसके बाद। ओके। Firstly, you have to save your assignment or whatever your document is. Save it in the Google Drive. Then section. हाँ से हमने इशू आपका रिजॉल्व किया है, इनमें भी इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सेव योर फर्स्ट स्टार्टिंग, सेव योर डॉक्यूमेंट इन दी गूगल ड्राइव। वो ऑप्शन पूछेगा कि वेयर वुड यू लाइक टू सेव, इन डिवाइस और इन गूगल ड्राइव। सेव इट इन गूगल ड्राइव, देन सेलेक्ट शेयर ऑप्शन, राइट हैंड साइड पे शेयर ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। शेयर का ऑप्शन में जाइए और गूगल क्लासरूम में उसको शेयर कर दिए, सिंपल। ठीक है, स्टिल पीपल हैविंग प्रॉब्लम, अगर आपको तब भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप इमेज में बना लो या पीडीएफ में बना लो और उसको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दो। ठीक है, या गूगल क्लासरूम में जाके स्ट्रीम वाले सेक्शन में जाके सेव कर लो। ठीक है, और जिन लोगों ने कर लिया है दे कैन हेल्प टू देयर कलीग्स और पीयर्स, बाकी लोग एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कशन किया था ईबीआईटी एंड ईपीएस अप्रोच, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और अर्निंग पर शेयर अप्रोच, लीवरेज अप्रोच, कैश फ्लो अप्रोच। ठीक है, तो ये सारी हम लोगों ने अप्रोचेस डिस्कस कर दी। यानी एक अच्छा या साउंड या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हमें इनमें से कोई एक अप्रोच चूज सेलेक्ट करनी पड़ती है, और वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। फर्म हमारी छोटी है, बड़ी है, कैसी फर्म है हमारी, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उस पर बेस होके कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो अप्रोचेस पढ़ी थी हम लोगों ने और फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच। बेसिकली थ्योरीज उतनी ही जरूरी होती हैं किसी भी चीज को का पर्सपेक्टिव समझने के लिए, क्यों वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, थ्योरीज में बस एक चीज जो काम करती है कि थ्योरीज में हम कुछ चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिमुलेशन तैयार करते हैं, एक ऐसा जोन तैयार करते हैं जहां पर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं ना, जब हम लोग मान लीजिए कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कोई पर्सनल कार खरीदने जा रहे हैं, पर्सनल अपने खुद के यूज के लिए, और वहां पर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं भाई 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल सकती है, कितने का माइलेज देती है। तो हम लोग सब लोग जानना चाहते हैं, वो बताते भी हैं हमें। तो जो वो हमें बताते हैं वो कभी भी हमारी जो एक होता है ना, उतना माइलेज हमारी कार कभी भी वहां तक उस
कहा जाए स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जब वो उस चीज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो एक सिमुलेशन वाले एरिया में कर रहे होते हैं, वहां पर ब्रेकर्स नहीं आते हैं, वहां पर स्टॉपेजेस नहीं आते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली व्हील में एक जो कहा जाए चेक करने के लिए एक मीटर लगा रहता है कि कितने किलोमीटर इस 1 लीटर पेट्रोल में ये चल रही है, ठीक है। और जब हम लोग बाई रोड पे प्रैक्टिकलिटी में जब हम अपनी कार ड्राइव करते हैं, वी सी कि भाई रोड में ब्लॉकेज बजा रहे हैं, गड्ढे भी पड़ रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक लाइट है वहां पे रुक भी गए हैं हम लोग। तो हमारे और उस थ्योरी में जो उन्होंने बोला है कि भाई 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर का माइलेज दे रही है हमारी गाड़ी को, ठीक है, डीजल में इतना, पेट्रोल में इतना, लेकिन एक्चुअल में हमें वो नहीं मिल पाता है। तो इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो चीजें इम्पैक्ट डाल सकती हैं एक्चुअल सिनारियो में, हम उन चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं कोई भी थ्योरी प्रोपाउंड करने के लिए, कोई भी थ्योरी को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए। सेम यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ एजम्पशंस पढ़ोगे, ठीक है, तो ये एजम्पशंस उसी पे बेस होते हैं कि आप बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। ये चार थ्योरीज हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी में की कैटेगरी में आती हैं। फिर इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस एंड थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। आसान है। रेलेवेंस का मतलब ये हुआ कि जिन थ्योरीज पे डेट्स और इक्विटीज के बढ़ने या घटने का इम्पैक्ट पड़ता है उनको रेलेवेंस थ्योरीज बोलते हैं। और इररिलेवेंस यानी जिनके ऊपर आप डेट्स बढ़ा रहे हो या इक्विटीज घटा रहे हो, इस इनका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता है। यानी जो हमारी फर्म की वैल्यू है, हम लोगों ने लास्ट अपनी अप्रोचेस में यही तो बात करी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो हमारी एवरेज कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट किस तरीके से कम हो जाए। तो हम लोगों ने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है। तो एवरेज वैल्यू जो हमारी फर्म की वैल्यू है, क्या उस पे डेट्स बढ़ाने का या इक्विटीज घटाने का या वाइसा वर्सा, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फर्म की वैल्यू पे, ठीक है। अगर जो रेलेवेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि हाँ भाई, जो डेट्स है और इक्विटीज को जो हम बढ़ाते या घटाते हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई वैल्यू ऑफ द फर्म पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलेवेंस में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। रेलेवेंस में नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका फर्क पड़ता है, यानी कि डेट्स और इक्विटीज के इंक्रीज या डिक्रीज का, ठीक है। और थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस की अगर हम लोग बात करें तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में दो थ्योरीज आती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, और दूसरी है एम हाइपोथेसिस। ये दोनों थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारी जो फर्म की वैल्यू है, कैपिटल स्ट्रक्चर का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिंपल क्लास। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में कौन सी आती है या थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट इनकम अप्रोच। अच्छा क्लास, ये जो नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये दोनों ही डेविड ड्यूरेन ने दी थी। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रू फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं कि किससे किसको डिनोट किया जाता है। वी मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म, एस मीन्स जिसको हम लोग इक्विटीज बोलेंगे या शेयर्स बोलेंगे, डी डिबेंचर्स, ठीक है, या जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स या मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और वी हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ऑब्वियसली जो हमारी फर्म की वैल्यू होती है वो किन दो चीजों से मिलकर बनी है। देखो, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने पहले भी बात करी कि हम लोग शेयर और डिबेंचर्स को लेकर चलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड रेज करने की और सारी चीजें नहीं है, और भी चीजें हैं, पर हम उन्हें यहाँ पर थ्योरी बनाने में हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म में दो चीजें कौन मेजर काम करती हैं, एक मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे वी
तो फॉर्मूला जो अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग वो किस तरीके पता चलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको हम लोग के, और आप देख रहे हैं ना डिनोमिनेशन में स्मॉल ओ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिनोट इससे करते हैं, ठीक है। और अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया के ओ से, और अगर ओ की जगह पे ई आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ई की जगह पे अगर यहाँ पे ओ की जगह पे डी आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। के डिनोट करता है कॉस्ट को, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमें पता करना हो कि हमारी कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वे जो है वो कैसे निकल के आएगी, यानी हमारी अर्निंग्स, ये क्या थी, हमारी अर्निंग्स थी ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनको हम फर्म की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक होता है ना, जो हमारी प्रॉफिट्स हो और जो हमने लागत लगाई है, यही तो दोनों चीजें हो गई। अगर हमें किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो हम यही तो करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं जो ओवर हमने कॉस्ट लगाई है, तो यहाँ पे वही तो है ना, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, और यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स हमें उससे कितने रिसीव हो रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा इस फॉर्मूले से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, समझाने के लिए है। और कहीं ना कहीं आपको ये जो वी एस डी ये बार बार आगे आएंगे, तो आप इनको समझने के लिए भी है कि आप किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। वैल्यू ऑफ द फर्म जानने के लिए, यानी अगर यहाँ नीचे वी लिखा हुआ है तो इस वी का मतलब है एस प्लस डी, ठीक है। ये जो नीचे वी लिखा हुआ है इसका मतलब एस प्लस डी है, यानी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों की बात यहाँ पे करी जा रही है। फाइन क्लास, फिर हम लोग आगे ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला समझा है, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमारे हम कौन कौन सी चीजों को ध्यान रख, यस वंशिका, यस वंशिका, वंशिका डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस बेटा, यस वंशिका। By default, are you raising hand, or is there something you wanna share? Is there any query, class? No, ma'am. No, ma'am. No queries. No. Okay. 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 Fine, class. हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अपने अच्छे बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम एक अच्छा साउंड प्रूफ एक बेटर या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बना पाए। तो यहाँ पर पहली बात है रिटर्न्स। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे रिटर्न्स अच्छा है, जिसको हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं, ठीक है, यानी एट द एंड हमारे शेयर की प्राइस इतनी हो जाए तो वो हमारे लिए रिटर्न्स होंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड बात कर रहे हैं कॉस्ट की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, के और स्मॉल ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम करते जाएं। तो कौन सा प्रोसेस यूज करें, तो अभी हम लोग ये जो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, इन थ्योरीज में हम लोग यही बात समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको कम कर पाएंगे, और जो फर्म की वैल्यू है जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं उसको कैसे इंक्रीज कर पाएंगे फर्म की वैल्यू को, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड इज रिस्क। यहाँ पर हम लोग रिस्क की भी बात करेंगे। वो रिस्क हो सकता है कि हमारे पास जब लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो हम किस तरीके से कोप अप करेंगे और हमारे पास कैश
कैश का भी लिक्विडिटी एक फ्लो बना रहे, हमारे पास कैश का फ्लो बना रहे, तो हमारे इनसॉल्वेंसी वाला रिस्क हमारे ऊपर से चला जाए, ना हो पाए। देन फिर हम लोग बात करेंगे कंट्रोल। कोई भी चीज बेटर तरीके से तभी परफॉर्म कर पाती है जब हमारा पूरा कंट्रोल होता है उस पर, यानी हम जब चाहें तब उसको इंक्रीज कर सकें, यानी हम चाहें तो हम अपनी इक्विटीज, हम चाहें तो अपनी डेट्स इंक्रीज कर लें, या हम चाहें तो हमें लग रहा है तो हम अपने डेट्स यानी कि लाइबिलिटीज को घटा सकें। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा पूरा उसमें कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हम हमको ज्यादा से ज्यादा जहां से बेनिफिट्स मिल रहे हो वो वाला सिनारियो यूज कर सके। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी चीज होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखते हो ना थोड़े थोड़े टाइम पे क्या होता है, रूल्स चेंज हो जाते हैं। पहले वैट था, फिर जीएसटी आ गई, फिर अभी कोविड की वजह से रूल्स कई अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ कई बार आप देखते हो ना कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत बढ़ गए, लोन के इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए। तो ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो आप हमेशा ट्राई करोगे कि यार अब कम लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी ये ऑल्टरेशंस अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में करना चाह रहे हो, तो ये आसानी से कर पाओ, इसलिए आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कैपेसिटी। कैपेसिटी जब आपको लगे कि होता है ना कि आपको लग रहा है कि आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं और लगातार अर्न हो रहे हैं, आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या करते हैं कंपनीज अपना प्रॉफिट बचा करके और चीजों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। यानी उसी एक हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ट्राई करती है कि उसके पास ऑप्शन ऑफ सोर्सेज हो, यानी इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग जगह, जिससे उनको कई और सोर्सेज से फंड्स या रिटर्न्स मिल पाए। क्योंकि आप आपको लग रहा है एक जगह से फायदा हो रहा है, आप उसी में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हो, उसी में करते जा रहे हो, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, यानी और सोर्सेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटी, अपनी एबिलिटीज इंक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग जॉब करने लगे और आपको मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो आप क्या चाहोगे, बस आपको वो उसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो गया, आप चाहोगे ना कि आप एक्सप्लोर करो। कई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे 6 मंथ 2 मंथ्स के अलग अलग कोर्सेज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपनी रेंज और अपना एक्सपोजर बढ़ाते हो, इसलिए ताकि अगर आपको ये आपके पास एक तो चीज है, लेकिन अगर आपको कहीं और से कुछ बेनिफिट्स अर्न हो पाए तो आपको वहां से भी तो अर्न हो, तो आप अपनी नॉलेज को अलग अलग एरियाज में एनहांस करते हो। सेम यहाँ पर कंपनीज भी वही करती हैं। फाइन, फिर हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एजम्पशंस की, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी हम लोग ये ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जो चारों कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं उनमें अलग अलग तो एजम्पशंस हैं ही, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करें तो किन एजम्पशंस पे ये चारों थ्योरी, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और इररेलेवेंस वाली, कैसे किस पे बेस है, तो यहाँ कुछ एजम्पशंस हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज फर्म यूज ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी एंड डेब्ट्स। नो डाउट ये तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनके फॉर्मूले में भी है V इज इक्वल टू S प्लस D। मीन्स कि फर्म ये मान के चल रही है कि हमारे पास फंड रेज करने के लिए सिर्फ दो सोर्सेज हैं, इक्विटीज है और डिबेंचर्स है। फाइन, पहला एजम्पशन है। दूसरा है नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, यानी जो हमारी एसेट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड, क्योंकि अगर पता है टोटल एसेट्स में अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारी इक्विटी पर शेयर पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना, फिर इक्विटी पर शेयर की जो हमारी प्रॉफिट्स होंगे वो भी घट जाएंगे। इसलिए हम सीधे सीधे ये जानना चाहते हैं कि एसेट्स को अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी तक बढ़ सकती है। ठीक, थर्ड पॉइंट है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज नो रिटेन्ड अर्निंग। ऑब्वियसली हम कोई रिटेन अर्निंग रख ही नहीं रहे, यानी हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते तभी हमारी टोटल एसेट्स भी इंक्रीज होती, क्योंकि हम
जो बचा के रखते हैं वो क्या करते हैं, एसेट्स ही तो लेते हैं। चाहे हम कंपनी को का एक्सपेंशन करें, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एसेट्स नहीं बढ़ा रहे। इट मीन्स कि हमारा जो 100% जो पे आउट रेशियो है वो सारा का सारा हम इक्विटीज में कर रहे हैं, डिविडेंड डिविडेंड में कर रहे हैं, हम उसमें नहीं दे रहे हैं, एसेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग मिक्स। फाइनेंसिंग मिक्स का मतलब हो गया ये डेट्स एंड इक्विटी, यानी बिजनेस में कोई रिस्क नहीं हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारी डेट्स और इक्विटीज पे नहीं पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब हो गया कि मान लो कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आप किसी जो आपका राइवलरी वाला बिजनेस ओनर था उन्हें वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फास्ट कार्ड आते हैं मस्कीटोज के लिए, फास्ट कार्ड आते हैं ना, तो पहले ऑल आउट वालों ने निकाला या जिन्होंने भी निकाला तो उन्होंने क्या हुआ, एक एज वो ऊपर चले गए, कॉम्पिटिटिव हो गया, अब तो सभी के आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज बात करी जा रही है कि आपका जो कॉम्पिटिटर था उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, यानी बिजनेस रिलेटेड रिस्क आ गया, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बहुत अलग चीजें, ठीक है। तो वो उसका इम्पैक्ट आपकी डेट्स और इक्विटी के जो रेशियो है उस पे नहीं पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट उनका एजेम्पशंस है, नो कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट लोन लेते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो हमें टैक्सेस में छूट मिलती है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर उसको भी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं कि कोई भी कॉरपोरेट या पर्सनल टैक्स नहीं है। लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे ही इन्वेस्टर हैं, वो दूसरी जगह नहीं स्विच कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंपनीज एक जगह से अर्निंग नहीं हो रही होती है तो इन्वेस्टर दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं, तो हम अपने इन्वेस्टर को भी अपने ही इन्वेस्टर मान के चल रहे हैं, जो हमारी कंपनी में फ्यूचर, जो ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी में फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी होगी, अर्न होगी उन्हें, ठीक है। तो ये ओवरऑल एजम्पशंस है, जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर की जो चारों थ्योरीज है ना उनके एजम्पशंस हैं ये क्लास, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं पहली इनका जो थ्योरी है हमारी नेट इनकम अप्रोच या थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये किसने दी थी, ये डेविड ड्यूरेंट साहब ने दी थी। नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों ही इन्होंने डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। और ये किस में आती है, ये नेट इनकम आती है थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में, क्योंकि इनका मानना, नेट इनकम अप्रोच में डेविड ड्यूरेंट साहब का ये मानना था कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है ना, के ओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के डी डिबेंचर्स हैं, कॉस्ट ऑफ, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हमारी जो वेटेज एवरेज यानी जो फर्म की वैल्यू है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अब कैसे पड़ता है ये हम लोग आगे इनके ग्राफ में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले आपको ग्राफ समझा देते हैं, उसके बाद, हाँ ये रहा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी थ्योरी के एग्जाम्पशंस कौन कौन से हैं। फाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो ये, हाँ पहले इस साइड समझ लेते हैं, ये कॉस्ट की लाइन है और ये डिबेंचर्स की लाइन है, यानी हम डिबेंचर्स धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है डिबेंचर्स की लाइन है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लाइन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या इक्विटीज बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इनका यही कहने का मतलब है कि हमारे फर्म की जो वैल्यू है, यानी हम ओवरऑल जो हमारी फर्म की जो कॉस्ट है वो कैसे हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, इनका ये कहने का मतलब है। यानी ये एक तरीके से यही कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि लोन लेना एक चीपर तरीका होता है फंड रेज करने का, क्योंकि हमें इसमें सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न हो रहे हो तब भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है,
ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं, उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक। और वो डिबेंचर्स जितने टाइम के लिए होते हैं उतने टाइम बाद, यानी आपका जब तक प्रोजेक्ट चला उसके बाद वो अपने आप खत्म भी हो जाएंगे भाई। डिबेंचर्स हमने इतने साल के लिए इशू किए थे, और अब ये मेरा काम हो गया है, और इतना टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ और डिबेंचर्स हमारे, हमने उसको रिडीम करा दिया, हमारे पास वापस आ गए। लेकिन जब हम लोग इक्विटीज की बात करते हैं तो क्या होता है, इक्विटीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहे हैं तो आपको डिविडेंड ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि नहीं हो रहे होते हैं तो नहीं देने पड़ते हैं। ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, कहीं ना कहीं जो डिबेंचर्स इशू करना हमें एक चीपर सोर्स ऑफ फंड है हमारे लिए। और इस, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने डिबेंचर्स में इशू करते हैं, ज्यादा डिबेंचर्स इशू करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो एक प्रोपोर्शन में मिनिमम मतलब घटती चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, ये लाइन पहले तो यहाँ पर सेम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, साथ में स्टार्ट हुई थी, फिर आप देख रहे हो धीरे धीरे ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये नीचे आ रही है। ठीक है। तो यहीं पर, यहाँ पर यही बात करी जा रही है। तो ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म में इसको समझना। फिर हम लोग आ जाते हैं, इन्होंने कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा है, इनकी थ्योरी के कुछ एजम्पशंस है। पहला है, द इंक्रीज इन डेप्थ विल नॉट इफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली वैसे वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके लोन्स बढ़ रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डाउटफुल हो जाते हैं कि भैया इनके लोन तो बढ़ते जा रहे हैं, और लोन्स क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। तो यानी अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आप पे से जाता है। और इस चीज को इन्होंने क्या बोला हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। इन्होंने बोला कि भाई इस चीज को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है। ओके। सेकेंड एजम्पशन है, देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हम लोगों ने ओवरऑल देखा ही है। ठीक है। तो इन्होंने बोला है सिर्फ डेट और इक्विटीज हमारे पास सोर्सेज है, रिटेन अर्निंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। ओके। फिर आता है थर्ड पॉइंट, ऑल कंपनीज हैव यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है। इन्होंने बोला सारी कंपनीज, जो हमारी कंपनी जिस लेवल पे है उस लेवल की और भी जो भी कंपनीज हैं, उन सब में जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो इक्वल है, वन है, सब जगह सेम है। ठीक है। क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं ना, जो हमारा डिविडेंड है, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं, सारा का सारा जो बचता है वो डिविडेंड्स में जाता है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। जबकि ऐसा होता है भाई, क्योंकि आप शेयर डिबेंचर्स इशू कर रहे होते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं फ्लोटेशन चार्जेस दिए देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। इन्होंने बोला है कि वो भी नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं है, यानी जो टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं वो भी यहाँ पे निल है। तो इन्होंने लगभग ये सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया। फिर उन्होंने बोला है मार्केट कैसी है, परफेक्ट मार्केट है, यानी जितनी भी कंपनीज उस मार्केट में है, सबको सबकी पूरी इंफॉर्मेशन है। हम्म। सबके प्रॉफिट्स के बारे में, सबकी चीजों के बारे में, कोई भी चीज हिडन नहीं है। ओके। लास्ट में ये बोल रहे हैं, ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर फॉर इंफिनिटी। ठीक है। जितने भी हमारे पास ये डिबेंचर्स और इक्विटीज हैं ये इन्फिनिटी के लिए है भाई। ठीक है। कोई भी हमें रिडीम नहीं करने हैं। तो इन्होंने बोला ये आगे तक चलेंगे, काफी आगे तक चलेंगे, लॉन्गेस्ट टर्म के लिए हैं। तो ये सारे इनके एजम्पशंस हो गए हैं नेट इनकम अप्रोच के, जो दिए हैं डेविड ड्यूरेंट ने। ठीक। तो ये अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से सबसे आसानी से, और ग्राफ, क्लास अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये ग्राफ, अच्छा आपका तो लेकिन तैयारी करो। ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं नेट इनकम अप्रोच के एग्जाम्पल पे। क्लास हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बार बार पढ़ा है, हम लोगों ने अप्रोच में भी पढ़ा है, तो आई होप कि आपको इनकम स्टेटमेंट पता होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने तीन सिनारियो ले लिए हैं, तीन तरह के प्लान्स ले लिए हैं। फर्स्ट प्लान में आप ये देख रहे हो कि जो डिबेंचर कैपिटल है वो, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना कि अगर हम अपने डिबेंचर्स बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घट जाती है। ठीक है। हमें इसी चीज को प्रूव करना है। तो
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं EBIT क्या है, हमारी फर्म की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, 2 लाख। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों केस में 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिख दिए, ठीक है। और हाँ, तीनों केसेस क्या है, पहले केस में क्या है, डेट्स हमारे पास, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं ना कि अगर हम डेट्स बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाती है, जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। कैसे घट जाती है, तो पहले में हम लोगों ने 5 लाख लिया है, दूसरे में हम लोगों ने 7 लाख का है, तीसरे में डेट्स हमारी 2 लाख की है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेट्स किस पार्ट में है, सेकंड वाले यानी केस 2 वाले पार्ट में सबसे ज्यादा है। फाइन। फिर हम लोग आ जाते हैं, इक्विटीज का इन्होंने दिया है रेशियो 10% की है, और डिबेंचर्स का इन्होंने दिया है 6%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने EBIT में से यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या घटाते हैं, सबसे पहले हम डिबेंचर्स का इंटरेस्ट घटाते हैं, ठीक। तो ये हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 30 कैसे, ये 5 लाख है, 5 और 6% है, तो 5 6 30, ठीक है, यहाँ 30 हो गया। फिर ये 7 7 6 42, ये 42,000 वाला है, और फिर ये 2 6 12, ठीक। फिर ये जितना आया तो हम इसको लेस कर देंगे, तो ये लेस करके 2 लाख में से 30 लेस करेंगे, 2 लाख में 42,000 करेंगे, 2 लाख में 12,000 लेस करेंगे, तो ये हमारे अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। यानी हमारे टैक्सेस, इसके बाद हमें टैक्सेस देने हैं। अब क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में हम लोगों ने टैक्सेस की बात करी ही नहीं है, तो हम ये जो पूरा का पूरा वैल्यू बची है, हम इसी को क्या मानेंगे, हम अपनी वैल्यू मानेंगे कि इक्विटीज को हमें देने के लिए हमारे पास इतना अमाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमारे पास इतना अमाउंट है, क्योंकि हम लोगों ने टैक्सेस को निल मान के रखा है। फिर हम लोग आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 10% की है, तो तीनों केसेस में ये 10% अगर हम इसमें डालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, 17 लाख 15 लाख 80,000 18 लाख 80,000, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आ जाता है वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट हमें दी गई है, यहाँ पे 5 लाख की थी, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 2 दी है, 5 लाख 7 लाख और 2 लाख, ठीक। अब हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, तो टोटल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल वैल्यू में हम लोग एस यानी इक्विटीज, और डी यानी वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स होती है, इन दोनों को ऐड करते थे, यानी 17 लाख और ये 5 लाख हम ऐड कर देंगे तो 22 लाख, 15 80 और 7 हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 22 लाख 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 1880 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2,80,000। तो ये हमारी वैल्यूज, सॉरी 20,80,000, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं तीनों, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई है। अब हमें वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास आ गई है, और आपने देखा है कि हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते थे हम लोग, KO इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय V, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ लिया था, वो जल्दी से हमको फॉर्मूला दिखा देते हैं, हाँ, ये था हमारा फॉर्मूला, KO इज इक्वल टू EBIT, हमारी जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्म की वैल्यू से, फर्म की वैल्यू यानी कि S और D, तो हम लोगों ने S निकाल लिया अलग और D निकाल लिया अलग, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से हम लोग वापस आ जाते हैं, अपने सम पे आ जाते हैं, कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, डिवाइड किया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9.09% आया है, यहाँ पे 8.77% और यहाँ पे 9.62%। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, हम लोगों ने ये जो पूरी थ्योरी लगाई है, हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है, घटने लगती है, यहाँ पर पूरी दिख रही है ना, उसका धीरे धीरे ये नीचे आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो हमारी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब हमने 5 लाख के डिबेंचर्स लगाए थे तो कितनी थी, 9.09। जब हमने 7 लाख के कर लिए तो हमारी कितनी हो गई एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 8.77, और जब 2 लाख के हमने किया तो हो गई 9.62। तो इन तीनों सिनारियों में सबसे जो कम हमारी है, रिड्यूस्ड है काफी ज्यादा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो किसकी है,
8.77 की, और 8.77 में हमने कितने डिबेंचर्स यूज किए हैं? 7 लाख। यानी इनके कहने के अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो डेविड ड्यूरेंट साहब कहते हैं कि हमारी डिबेंचर्स का असर, यानी ये इनका जो कहने का मतलब था कि फर्म की वैल्यू पे जो इक्विटीज और डिबेंचर्स होते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं, जो हमने यहाँ चेंजेस किए हैं, इसका असर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता है। ठीक है, तो ये विद एग्जांपल हम लोगों ने समझा। आई होप क्लास ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इनमें से एक थ्योरी क्लास आपके सिलेबस में जरूर आएगी, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, आई ओके। होप आप समझ। हाँ, थैंक यू। और अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हुई, कुछ भी नहीं समझ में आया है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये सब थ्योरीज हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा। और क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। अगर कोई रह गया है तो आई एम वेटिंग, यू कैन मेंशन योर अटेंडेंस। ओके, रेस्ट। थैंक यू क्लास।